एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉटन पे डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हमने कॉटन का प्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करेंगे कॉटन की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, कॉटन की प्रॉपर्टीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो कॉटन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है आपकी सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो ये है कॉटन का फाइबर हमारा, जो हम घर में जनरली कॉटन को यूज़ करते हैं। जब इसको अलग अलग करोगे तो इसमें से बहुत सारे फाइबर निकल के आएंगे। ठीक है, अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर ना इस तरीके का होता है। कॉटन का अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कॉटन के हर फाइबर का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ठीक है, जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरीके का लंबा लंबा सा ये दिखाई देता है। ये देखो, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कॉटन का दिखाई देता है। ठीक है, अंदर से। इसके अलावा ये माइक्रोस्कोप से अगर आप इसे देखोगे तो इसमें एक यहाँ पे ल्यूमन जैसा होता है। ठीक है, और भी ज़्यादा अगर अंदर की डिटेल देखेंगे तो हम ये ल्यूमन होता है इसके अंदर, ये वाला पोर्शन ये ऊपर होता है। ठीक है, और ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शनल स्टेज है। ठीक है, मतलब यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखते तो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ऐसे कट करके तब हम यहाँ से देखते तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। हम ऊपर से देख रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल है। तो इसमें क्या होता है आपका, एक तो ल्यूमन पाया जाता है, एक आपकी इसमें सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, एक इसमें प्राइमरी वॉल है, और ये आपका क्यूटिकल है। ठीक है, तो ये इतने पार्ट्स इसमें फाइबर में पाए जाते हैं। ये एक फाइबर के पार्ट्स हैं। ठीक है, इस तरीके का फाइबर होता है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे इसे और इसको कट करोगे यहाँ से तो ये ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ से कट करोगे तो ये लंबा लंबा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है हमारे किसका, कॉटन के फाइबर का। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये एक स्ट्रक्चर है कॉटन फाइबर का। ठीक है, तो इसमें एक तो ये क्या होता है, एक तो सेलुलोजिक यूनिसेल्स होती हैं। ठीक है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है एक तो। ठीक है, जो कॉटन है कॉटन किससे मिलकर बनता है, सेलुलोज से मिलकर बनता है। सेलुलोज हमने किसमें पढ़ा था, जब हमने वो ग्लूकोज वाला चैप्टर पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट वाला, उसमें हमने सेलुलोज देखा था कि सेलुलोज होता क्या है। सेलुलोज जो भी प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपकी बन रही है, मान लो ग्लूकोज की बहुत सारी लंबी चेन से क्या बनता है आपका, सेलुलोज बनता है। ठीक है, ये हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये क्या, सेलुलोजिक यूनिसेल्स है, ये स्टेपल फाइबर है। ये कॉटन क्या होते हैं, स्टेपल फाइबर मतलब छोटे फाइबर है। ये बहुत लंबे फाइबर नहीं होते, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइबर होते हैं। ठीक है, लेंथ इनकी कम होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें जो शाइन है वो भी कम आएगी। तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होती है, 1/2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक होती है। मतलब आधे इंच से लेकर 2.5 इंच तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है इस फाइबर की। डायामीटर कितना होगा, डायामीटर होता है इसका 12 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, ये मतलब ये है आपकी लंबाई, और ये वाली जो इसकी चौड़ाई है ये क्या है, इसका डायमीटर है, कितना मोटा है वो। ठीक है, फाइबर तो कितना मोटाई है, कितना डायमीटर होता है इसका, 12 to 20 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर इसका होता है। ठीक है, आउटर क्यूटिकल इसमें पाए जाते हैं, प्राइमरी वॉल इसमें पाई जाती है, और सेकेंडरी वॉल इसमें पाई जाती है। ठीक है, जो भी मैंने आपको दिखाया ये सब पार्ट्स के फाइबर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका, इसमें सेंट्रल कैनाल में क्या पाया जाता है आपका, ल्यूमन पाया जाता है, जो भी मैंने आपको दिखाया था। इसमें बीच में क्या पाया जाता है, ल्यूमन पाया जाता है। या भी जाता है कि ल्यूमन किस में है आपका, कॉटन फाइबर में पाया जाता है। ठीक है, तो ल्यूमन किस में पाया जाएगा, कॉटन फाइबर में पाया जाएगा। रिबन लाइक ट्विस्ट अंडर माइक्रोस्कोपिक कॉल्ड कन्वल्सन्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कन्वल्सन्स बोलते हैं। आपने भी देखा था ना, इस तरीके के ट्विस्ट जैसे पाए जा रहे थे। ठीक है, तो रिबन लाइक ट्विस्ट जो पाए जा रहे थे, अभी जो हमने लंबा सा स्ट्रक्चर देखा था उसको क्या बोलते हैं, कन्वल्सन्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसमें कितना होता है, 60 to 70% होता है। बाकी 30 to 35% इसमें मॉर्फियस स्ट्रक्चर होता है। ये हम देख चुके हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या था। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये आपका फाइबर है, तो फाइबर के अंदर जो इसके एटम्स हैं, अणु हैं, वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हैं। ठीक है, तो 60 to 70% तो ये इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बाकी 35 to 30% कितना है, ये अमॉर्फियस स्ट्रक्चर। ठीक है, अमॉर्फियस स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, जो आपके अणु हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर सेट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मॉर्फियस स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले, क्या क्रिस्टलाइन होता है, क्या मॉर्फियस होता है। ठीक है, रिबन लाइक ट्विस्ट है आपका इसमें, अगर आप देखो रिबन लाइक ट्विस्ट अंडर माइक्रोस्कोपिक, ये हम देख चुके हैं। कन्वल्सन्स पाए जाते हैं हमारे रिबन जैसे स्ट्रक्चर ट्विस्ट। ठीक है, रिबन जैसे ट्विस्ट इसमें पाए जाते हैं इसके स्ट्रक्चर में, तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वल्सन्स हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें
क्या है आपका मेच्योर फाइबर्स में जो क्या होता है, जो फाइबर अच्छे से मेच्योर हो गए हैं, पक गए हैं, उनमें क्या होगा आपका ल्यूमन जो है वो नैरो होने लगता है, और जो इमेच्योर फाइबर है उसमें ल्यूमन क्या होगा आपका लार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो इमेच्योर फाइबर है, जो अच्छे से मतलब मेच्योर नहीं हुए, पके नहीं है, तो परिपक्व नहीं हुए हैं, तो उसका जो ल्यूमन है वो क्या होगा आपका बड़ा होगा। ठीक है, और अगर कोई मेच्योर फाइबर है, अच्छे से पक गया है वो फाइबर, तो उसका जो ल्यूमन होता है ना वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है इससे। ठीक है, तो ल्यूमन इसका छोटा होगा, जिसका ल्यूमन मेच्योर फाइबर का ल्यूमन जो होगा वो नैरो होगा, और इमेच्योर फाइबर का ल्यूमन क्या होगा आपका लार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ कॉटन है, तो किडनी शेप का होता है, जैसे अभी हमने देखा था ना। अगर ये आपका कॉटन है, ठीक है, ये कॉटन का वो है स्ट्रक्चर, आपको इसको यहाँ से काट करके आप ऊपर से देखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्रॉस सेक्शन। इसी फाइबर को जो अब हम यहाँ से बीच में से कट करके देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे इस तरीके से कट करके देखते हैं तो इसका शेप कैसे दिखाई देता है आपको, ये किडनी बीन जैसा शेप इसका दिखाई देता है। ठीक है, तो किडनी बीन जैसा, यानी कि जैसे वो होती है ना आपकी राजमा, ठीक है, राजमा के जैसा शेप इसका दिखाई देता है, किडनी बीन शेप जैसा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कॉटन फाइबर बिफोर बॉल ओपनिंग एग्जिबिट्स अराउंड सिलेंड्रिकल शेप, बट व्हेन एक्सपोज टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर द सेल sap dries up and make it to the flatten and lose its luster। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जब जो कॉटन फाइबर होता है, ठीक है, बिफोर बॉल ओपनिंग, जब वो खुला नहीं है, जब कॉटन का जो फाइबर है उसका जो ऊपर का लेयर है वो फट करके खुला नहीं है, तब उसमें आप देखोगे तो उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल यानी कि गोल शेप होता है। कौन सा शेप होता है, गोल शेप होता है। ठीक है, बट लेकिन जब वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जब वो खुल करके बाहर आ जाता है तो एक तो वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसका लस्टर भी कम हो जाता है, उसकी चमक भी कम हो जाती है वो जब उसका खुल करके वो बाहर आ जाता है फाइबर। ठीक है, जब तक वो फाइबर अंदर है, पॉट के अंदर है, तब तक तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यानी कि गोल राउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर उसका दिखाई देगा। बट व्हेन एक्सपोज टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर, पर जब वो बाहर के एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, सूख कर ड्राइड अप हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा सूख जाता है, उसके जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, जिसके चलते जो फाइबर है वो फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, फ्लैटन हो जाएगा और उसका जो लस्टर है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, फिर है स्ट्रेंथ कितनी है, देखो कॉटन के फाइबर की, क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी किस पे डिपेंड करेंगी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे, और दूसरा किस पे करेंगे, एमॉर्फियस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, हर फाइबर में थोड़ा सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, थोड़ा सा क्या पाया जाता है, एमॉर्फियस स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, जो हमारे एटम्स होते हैं हमारे फाइबर के अंदर, ठीक है, वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सारे एटम जुड़े हुए होंगे तो ऑब्वियसली उन सारे एटम्स के बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो वो जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो फाइबर क्या होगा, स्ट्रांग होगा, एकदम से टूटेगा नहीं फाइबर। ठीक है, और जो ये तो क्रिस्टलाइन है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन है और ये है एमॉर्फियस। ठीक है, तो एमॉर्फियस वाले में क्या होता है, इसके एटम्स ना दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में बॉन्डिंग जो होगी वीक होगी, तो जो फाइबर है वो भी क्या हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहले वाले उसमें देख चुके हैं अपने लेक्चर्स में। तो अब इसमें ये क्या है हमारा, कॉटन में आप देखोगे तो कॉटन में ज़्यादा स्ट्रक्चर कौन सा पाया जा रहा है, क्रिस्टलाइन पाया जाता है, एमॉर्फियस कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाइबर होगा। ठीक है, थोड़ा मजबूत फाइबर होगा ये। ठीक है, तो मीडियम है क्या, मीडियम इसके जो फाइबर है इसके जो स्ट्रेंथ है वो मीडियम साइज है, मतलब ठीक ठीक है, बढ़िया है। 3.0 से लेकर 5.0 ग्राम पर डेनियर इसकी क्या है, स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसके साथ है इंक्रीज स्ट्रेंथ व्हेन वेट। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ ना जब ये भीगा हुआ होता है तब इसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मजबूत हो जाता है। मतलब कि अगर आप इसे वॉशिंग मशीन में धो रहे हो तो कितना भी इसे वॉशिंग मशीन इसे खूब घिस घिस के धोएगी, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पानी के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि आपका क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड पाए जाते हैं, और आपके इसी के अंदर क्या पाए जाएंगे, और हमारे वाटर में भी यही बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाए जाते हैं। तो दोनों बॉन्ड आपस में क्या करते हैं, वाटर का बॉन्ड और जो आपका कॉटन के सेलुलोज का बॉन्ड है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा मजबूत फाइबर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका इंक्रीज स्ट्रेंथ व्हेन वेट, तो 110 से 120% तक की स्ट्रेंथ जो है इसकी बढ़ जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। किसके कारण, वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि हमारा ये कौन फाइबर। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन पाए जाते हैं ना, सेलुलोज है तो सेलुलोज के अंदर कौन से वो पाए जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। वही हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे वाटर में ही पाए जाते हैं, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में क्या बना लेते हैं,
बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है। ठीक है, टेनिसिटी ऑफ कॉटन इज इंक्रीज व्हेन इट इज़ मर्सराइज्ड। ठीक है, अब जब इसे मर्सराइजेशन दिया जाता है, मर्सराइजेशन एक हमारी फिनिशेज है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मर्सराइजेशन फिनिशिंग जब हम इसे देते हैं तब ये और भी ज़्यादा इसकी जो कॉटन की जो मजबूती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब ये फिनिशिंग हमें आगे पढ़, जितनी भी फिनिशेज हैं हमें सब आगे पढ़नी है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आ भी सकता है कि कॉटन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सी वाली हम फिनिशेस देते हैं, तो मर्सराइज्ड वाली फिनिशेस देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमारी इसकी ऐसे बढ़ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट इलास्टिसिटी इसकी कितनी होती है। इलास्टिसिटी क्या है, लो इलोंगेशन ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मजबूत स्ट्रक्चर है, तो इसका इलोंगेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वापस अपनी शेप में जो शेप है वैसे का वैसे ही बना रहेगा, वापस अपनी शेप से इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने के कारण इसका क्या है, इलोंगेशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, इलास्टिक रिकवरी क्या हो, कितनी होगी इसकी, 75% एट 2% इलोंगेशन। ठीक है, 75% तक ही वापस, अगर हम इसे खींचेंगे तो 2% तक ही, तो 2% तक क्या होगा, ये 2% तक ही वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका 75% पे 2% इलोंगेशन इसकी पाई जाएगी। ठीक है, द इलास्टिक रिकवरी रिड्यूस व्हेन इंक्रीज इन परसेंट ऑफ द इलोंगेशन। ठीक है, इलास्टिक रिकवरी आप इसे जितना ज़्यादा खींचते जाओगे इसकी इलास्टिक रिकवरी उतनी ही घटती जाएगी। ठीक है, एट 5% इलोंगेशन कॉटन रिकवर्स ओनली 50%। अगर हम इसे 5% तक खींचेंगे, ठीक है, इलोंगेशन 5% तक अगर आप इसको इलोंगेशन कर रहे हो तो ये क्या है आपका 50% तक ही इसकी क्या होगी, कॉटन जो है वो रिकवर हो पाएगा। ठीक है, इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, इलोंगेशन का मतलब होता है एक वो पॉइंट जहाँ पे हमारा फाइबर खींच करके, जो इससे पहले वाला पॉइंट है यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा अपने फाइबर को खींच रहे हैं तो जिस पॉइंट पे वो टूटता है, ठीक है, उससे जस्ट पहला वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इलोंगेशन कहलाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर हम 5% तक इलोंगेशन करते हैं तो सिर्फ 50% तक ही अपनी शेप में वापस आ पाता है। इसका रीज़न है ये अपनी शेप में वापस इसलिए नहीं आ पाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसीलिए इसमें रेसिलियंसी वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, बार बार प्रेस करनी पड़ती है हमें। ठीक है, रेसिलियंसी क्या है, रेसिलियंसी आपकी क्या होती है, लो इन कॉटन, कॉटन में लो होती है क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। रेसिलियंसी का मतलब क्या है, आपने कुर्ता धोया, अपना जो भी कॉटन की शर्ट है, जो भी आपका कुर्ता है, उसको वॉश किया आपने, वॉश करने के बाद आप देखोगे उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं। ठीक है, रिंकल्स पड़ जाते हैं तो बहुत से फाइबर ऐसे होते हैं जो उस रिंकल्स को अपने आप ही रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कॉटन अपने आप रिकवर नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसका क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अगर रिंकल पड़ गया तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मजबूत वो है तो वापस अपनी शेप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसीलिए ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वापस अपनी शेप में नहीं आ पाता, इसीलिए कॉटन का ये वीक पॉइंट भी है कि हमें बार बार क्या करनी पड़ती है, इसमें प्रेस करनी पड़ती है। ठीक है, जितने बार आप इसे वॉश करोगे उतनी बार आपको इसमें प्रेस की ज़रूरत होती है। इसमें आसानी से क्या पड़ जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं। ठीक है, रेसिलियंसी में। फिर है एब्रेशन रेसिस्टेंस। एब्रेशन रेसिस्टेंस इसका मीडियम है, मतलब कि क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो ठीक है, आप इसे वेयर एंड टेयर वाली स्ट्रक्चर में आप काफ़ी टाइम तक इसे पहन सकते हो, एकदम से फटेगा नहीं है। ठीक है, वेयर एंड टेयर है ना, पहन के एब्रेशन रेसिस्टेंस वाला हम पढ़ चुके हैं सारे, ये पहले पढ़े हुए हैं हमने। ठीक है, फिर है मॉइस्चर रिगेन। है मॉइस्चर रिगेन में क्या है, ये आपका ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोफिलिक फाइबर है ये। तो मॉइस्चर रिगेन का मतलब क्या है, ये आप इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, तो ये क्या होगा आपका हाइड्रोफिलिक फाइबर होगा। हाइड्रोफिलिक फाइबर मतलब वाटर के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, मजबूत हो रहा है, इसे वाटर पसंद है, वाटर इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हाइड्रोफिलिक फाइबर हो गया ये। ठीक है, 8.5% अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कितना मॉइस्चर रिगेन ये ले लेता है, जो हमारा 65 ह्यूमिडिटी वाला हमने देखा था इससे पहले जब मॉइस्चर रिगेन पढ़ा था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो 8.5% तक का ये मॉइस्चर को अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, कंफर्टेबल एज समर वेयर। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये गर्मियों में कंफर्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी की जितनी भी स्वेटिंग होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही है उसे बाहर पास ऑन कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो जितनी भी हीट निकलेगी उसे क्या कर देगा, बाहर पास ऑन कर देगा वो। ठीक है, ये हम पढ़ भी चुके हैं सारे पहले दूसरे जब हमने क्वालिटीज़ पढ़ी थी सारे फाइबर्स की। ठीक है, अब इसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी कितनी है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या है, ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या होती है कि कितना आपके उसमें ये अपनी स्टेबल बना रहेगा अपने डायमेंशन में। ठीक है, सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है, श्रिंक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है आपको पता ही है, कैन श्रिंक ड्यू टू द टेंशन ड्यूरिंग फैब्रिक कंसंट्रेशन। ठीक है, स्टेबल एंड डू नॉट श्रिंक और स्ट्रेच। जनरली ये श्रिंक और स्ट्रेच
श्रिंकेज नहीं होता है। जब आप इसे धोओगे तो ये एक बार जितना श्रिंक होना होगा हो जाएगा, बार बार ये फाइबर जो है वो श्रिंक नहीं होता है, इसीलिए इसमें क्या पाई जाएगी, रिलैक्सेशन श्रिंकेज पाई जाती है। पर कभी कभार ऐसा होता है जब हम फाइबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम फैब्रिक को बना रहे हैं तो हमने उस फाइबर से बनाया है, तो फाइबर को हमने उस समय बहुत टाइटली बाउंड कर दिया है, तो इतना टाइटली बाउंड किया है, बांधा है उसे आपस में फाइबर्स को, कि जब वो धुलेगा तो अपने आप ही खुलेगा, है ना। तो जब हम उसे बहुत टाइटली बांध देंगे तो धुलेगा तो अपने आप ही खुलेगा। तो जब वो वॉश के बाद खुलेगा या पहनने के बाद खुलेगा, तब उसमें आप देखोगे थोड़ी सी उसकी जो श्रिंकेज उसमें देखने को मिल सकती है, या फिर उसमें लूजनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। कैन श्रिंकेज ड्यू टू द टेंशन ड्यूरिंग फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के चलते इसमें श्रिंकेज देखने को मिल सकती है, ठीक है, जब आपको ढंग से कंस्ट्रक्शन इसका बहुत टाइटली हुआ हो, ठीक है। फिर है थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल प्रॉपर्टीज़ कॉटन की कैसी हैं, एक तो ये क्या है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का क्या है, ये गुड कंडक्टर है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, तभी तो इसको हम कूल फाइबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में हम क्या पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब द बॉडी स्वेट, क्या करता है, बॉडी की जितनी स्वेटिंग है, जो वाटर निकल रहा है आपकी बॉडी से, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो आपका व्यूअर है जिसने इसको पहना है उसको क्या रखता है, कंफर्टेबल रखता है, ठीक है। लाइट वेट ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइट वेट ओपन स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, हल्का होता है ये, उसका स्ट्रक्चर ओपन होता है, इसीलिए इसका क्या है, ह्यूमिड वेदर के लिए ये कंफर्टेबल होता है, मतलब आपका नमी वाला जो चिपचिपा जो मौसम होता है उसके लिए कंफर्टेबल होता है, ठीक है। फिर है आपका फ्लफी ऐश आफ्टर बर्निंग, ठीक है, और जब आप इसे जलाओगे तो उसके बाद क्या आती है, इसमें फाइबर को जलाते हैं तो इसमें क्या होती है, फ्लफ, जैसे कि पेपर को जलाते हैं ना तो फ्लफी फ्लफी ऐश बनती है, राख बनती है, वैसा सा ही फ्लफी ऐश इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे तो जब हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर का टेम्परेचर जब हम इसमें प्रेस करेंगे अपने कपड़े पे, तब आपको इसमें स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे, मतलब तब भी जलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, पर स्क्रैचेस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बहुत हद तक हाई टेम्परेचर पे हम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली स्क्रैच, ठीक है, सिर्फ स्क्रैच होगा उसके बावजूद भी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप देखोगे तो ये बहुत हद तक का टेम्परेचर जो है झेल लेता है, इसीलिए आप देखोगे तो जो आपकी प्रेस का जो टेम्परेचर होगा वो सबसे हाई वाला कॉटन का रहता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका कॉटन, ये आपका काफ़ी टेम्परेचर झेल लेता है। उसके बाद ये है पेपर, जब हम इसे जलाते हैं इस फाइबर को, कपड़ा अगर आपका कॉटन का कपड़ा जलाओगे तो उसमें से कैसी स्मेल आएगी, उसमें से आपकी स्मेल बर्निंग पेपर जैसी स्मेल आएगी, पेपर लाइक बर्निंग स्केल, ठीक है, बर्निंग स्मेल, जैसे कि आपने पेपर जलाया, क्योंकि सेलुलोज का बना है ना, और जो पेपर है वो भी हमारा सेलुलोज का ही तो बना होता है। कहाँ से बनता है पेपर, कपड़ों जो पेड़ है उसी से हमारे पेपर बनते हैं, ये भी पौधा ही से ही निकल के आता है, तो स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का सेम सेम सही है। तो जब जलेगा तो इसमें से भी वही स्मेल आएगी जो कि हमारे पेपर से आती है, ठीक है। बर्न स्लोली इन फ्लेम एंड कंटिन्यू टू बर्न आफ्टर रिमूवल फ्रॉम फ्लेम, ठीक है। कंबशन सपोर्ट ये करता है। कंबशन सपोर्ट का मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है कि अगर आपने फ्लेम से हटा दिया, मतलब पहले आपने गैस जलाई, उस पर आपने इसके फाइबर को रखा, तो जब आप इस फाइबर को हटा दोगे तब भी ये जलता रहेगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गैस पर रखोगे तभी जलेगा, ठीक है। आपने थोड़ा सा जला दिया उसे, उसके बाद आपने अखबार को, आपने जो पेपर है उसको हटाया, तो जैसे पेपर अपने आप ही जलता रहेगा वैसे ही ये फाइबर भी अपने आप ही जलता रहता है। तो ये क्या है, कंबशन सपोर्ट करता है। इसीलिए जो वाले कपड़े हैं, जैसे कि फायर से रिलेटेड जो लोग फायर सेफ्टी पे काम करते हैं, तो उसको कभी भी कॉटन के कपड़े नहीं दिए जाएंगे, नहीं तो क्योंकि जल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थर्मल प्रॉपर्टीज़ में ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। फिर है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या केमिकल जो है इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एल्कलाइन है, इफेक्ट ऑफ एसिड है, ठीक है, एसिड कैसे इसे इफेक्ट करता है और ब्लीचेस कैसे इफेक्ट करते हैं। केमिकल में जनरली हम 3 देखते हैं और चौथा हम इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन इसको कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। एल्कलाइन क्या है, ये केमिकल्स हैं एक तरीके के, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, पीएच होता है हर चीज़ का, कोई भी केमिकल है उसका क्या होगा, पीएच होगा। तो पीएच अगर ऊपर है किसी भी चीज़ का तो वो एल्कलाइन में आएगा, पीएच नीचे है जैसे हमारा एसिड, तो वो किस में आएगा, एसिडिक में आएगा। जैसे कि हमारा आप देखोगे मिल्क, ठीक है, मिल्क का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो वाटर का पीएच न्यूट्रल होता है। लेकिन जो आपका लेमन है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनका पीएच क्या होता है, लो होता है। तो ये क्या है, ये एसिड्स हैं, ठीक है। और जिनका पीएच ऊपर होगा तो वो क्या कहलाएंगे, एल्कलाइन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है पीएच जब हमने न्यूट्रिशन वाला पढ़ा था, तो ठीक है। तो अब इफेक्ट ऑफ एल्कलाइन, तो अगर हम एल्कलाइन
एल्कलाइन का इफेक्ट करेंगे। तो ये जो आपका कॉटन है ये बहुत सेफ वो है, ये हर तरह के सोप में, क्योंकि हमारे जो सोप्स होती हैं या आपके जो साबुन है, सर्फ हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, रीजेंट्स किसके बने हुए होते हैं, सब आपके एल्कलाइंस के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सबको झेल लेता है, इसीलिए कॉटन को आप किसी भी साबुन से धो लो, किसी भी सर्फ से धो लो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है, क्योंकि हर तरीके के एल्कलाइन को क्या कर सकता है, हाईली रेसिस्टेंट है ये, ठीक है, हर तरीके के एल्कलाइन को ये झेल सकता है, ठीक है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया में क्या हो सकता है, ये यूज़ फॉर फिनिशिंग ऑफ कॉटन टू इम्पार्ट डिज़ायरेबल क्वालिटी, ठीक है। इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया जो हमारे एल्कलाइन हैं इनको हम यूज़ करते हैं ताकि इसमें हम कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को डाल सकें हमारे फाइबर में, ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ को ऐड कर सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ एल्कलाइंस में आएगा। फिर आपका इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड में अगर आप बहुत, वैसे तो एसिड में भी झेल लेता है, लो रेसिस्टेंस टू एसिड एज कम्पेयर टू द एल्कलाइन, मतलब एल्कलाइन के कंपैरिजन में तो ये थोड़ा कम झेलता है उसको, लेकिन फिर भी इसको भी काफ़ी हद तक ये झेल लेता है, किसको, हमारे एसिड को भी, ठीक है। एसिड के अंदर भी बहुत लंबे समय तक अगर आप उसको डाल के रखोगे तब वो क्या हो जाएगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा हमारा कॉटन का फाइबर, ठीक है। अब एसिड तो खैर सभी को डैमेज करने लगता है। गुड रेसिस्टेंट टू डाइल्यूट ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, सच एज सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ठीक है। जो आपके थोड़े डाइल्यूट, मतलब थोड़ा वाटर मिला करके जो एसिड हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट वाले, और ऑर्गेनिक एसिड, उनको उन एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड, इनमें तो ये इसकी फाइबर की जो रेसिस्टेंस है, फाइबर जो है इसका टिका रहेगा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब भाई सल्फ्यूरिक एसिड में तो जैसे आपका तेजाब हो गया, एसिड हो गया, ठीक है, तो इन सब में तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, ठीक है। तो एसिड में जनरली ये वाले जो हल्के फुल्के एसिड होते हैं उनको झेल लेता है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो उसको क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ ब्लीचीज, ठीक है। ब्लीचीज में क्या है, ब्लीचीज में ये अच्छा है, ठीक है, इसके ऊपर हम आसानी से कोई भी ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका गुड एट क्लोराइन एंड परबोरेट ब्लीचीज, ठीक है, परबोरेट ब्लीचीज जो होती हैं हमारी, और क्लोराइन ब्लीचीज, उन पे ये टिका रहता है। हैवी ब्लीचिंग में टर्न वाइट कॉटन येलो, रिड्यूसिंग इस स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीच अगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो उससे हो सकता है कि वाइट कॉटन जो है येलो होने लगे और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी घट जाए, ठीक है, ये हमारी हो सकती है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में क्या है, अब इसका जो सॉल्वेंट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्युबल इन कैप्रोमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रिथिलीन डायमाइन, ठीक है, डायमाइन। तो इसमें क्या है, कुछ सॉल्वेंट मतलब कि कुछ जो लिक्विड्स हैं, उन कुछ केमिकल्स एक तरीके से, ठीक है, जो केमिकल्स घोलने का काम करते हैं, उन केमिकल्स में अगर हम देखें तो ये इन केमिकल्स में घोल जाता है, ठीक है। और द रेस्ट ऑफ द सॉल्वेंट कॉटन एग्जिबिट रेसिस्टेंस, ठीक है, बाकी सारे सॉल्वेंट को ही झेल लेता है, ठीक है। ये सब हमारे केमिकल टेस्ट है। मान लो आपको कुछ फाइबर दिया है, जिन्होंने टेक्सटाइल की लैब में काम किया होगा उनके पास फाइबर आते होंगे जिसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग के लिए, ठीक है, फाइबर आइडेंटिफिकेशन वाले टेस्ट। फाइबर आपके पास आए, कई सारे फाइबर आए, तो आप क्या करोगे, अलग अलग के उसके फाइबर का अलग अलग टेस्ट करके देखोगे कि ब्लीचीज में वो क्या कर रहा है, ठीक है। इन सॉल्वेंट में अगर हम डाल रहे हैं तो वो क्या रिस्पॉन्स कराएगा, इसमें घुल जाएगा, तो हम क्या मान सकते हैं कि वो कॉटन हमारा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ है। मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपका इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सनलाइट पे क्या इफेक्ट है, सनलाइट में अगर आप बहुत लंबे समय तक हल्की फुल्की धूप से तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय तक, कई दिनों तक आप धूप में अपना कपड़ा जो है डाल के भूल जाओ लंबे समय तक एक्सपोजर में, तो सनलाइट जो है उस कॉटन का कलर जो है वो उड़ा सकती है और उसको येलोइश कलर दे सकती है, मतलब फेड कर देगी कलर का, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, जो कपड़े को तो वो इतना इफेक्ट नहीं कर रहा सनलाइट, लेकिन उसमें जो डाई है, डाई को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो इससे क्या देखने को मिलेगा, आपको कलर फेड दिखने को मिलेगा, ठीक है। अदर फिनिशिंग एजेंट्स एंड पॉल्यूटेंट्स में ऑल्सो ऑर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्ट्यूरेशन, ठीक है, और भी जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हमने इम्पार्ट की है फाइबर के अंदर, हो सकता है फैब्रिक के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं हमारे सनलाइट से, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मिल्ड्यू, ठीक है, मिल्ड्यू जो हमारे घरों में ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा घरों में सिल्वर फिश देखने को मिल जाती हैं, छोटे छोटे से, वो आपको जो आपके फैब्रिक को, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। फंगस देखने को मिल जाती है, ईस्ट देखने को मिल जाती है, फंगाई देखने को मिल जाती है, तो ये सब चीज़ें आपके कपड़े को किस तरीके से इफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कॉटन को ना बहुत जल्दी कॉटन में होल जैसे हो जाते हैं, क्यों, आप
थोड़ा सा नमी वाले कपड़े में, क्योंकि कागज़ जैसा ही तो है वो भी, तो उसमें अगर आप थोड़े से नमी वाली जगह में रखोगे तो उसमें ना आपको फंगस देखने को मिल जाएगी और वो उसको डैमेज कर देगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ मिल्ड्यू में इफेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई सच एज मिल्ड्यू, ठीक है। तो फंगस जो बैक्टीरिया फंजाई से क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। कॉटन कैन बी बॉइल्ड सेफली टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कॉटन क्या है ना, वो टेम्परेचर तो बहुत हाई टेम्परेचर तक तो ये झेल लेता है। तो कॉटन को हम क्या कर सकते हैं, इसको सेफली बॉईल कर सकते हैं ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिमूव हो जाए। इसीलिए जो जो आपके देखोगे कि जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में काम होते हैं, जो वो किसके बनाते हैं, हम कॉटन के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो उनको, और वहाँ पर बिल्कुल साफ़ इन्वायरमेंट चाहिए होता है सर्जरी वगैरह में। तो कॉटन को हम बॉइल्स करेंगे तो वो क्या होगा, कॉटन जो है वो आपका हाई टेम्परेचर में बॉईल किया जा सकता है, जिसके चलते उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो सकते हैं। स्टोरिंग अवे फ्रॉम द मॉइस्चर प्रिवेंट्स फ्रॉम द डेवलपिंग मिल्ड्यू ब्लैक स्पॉट ऑन फैब्रिक, ठीक है। आप क्या करो, अगर आपको अपने कपड़े में ब्लॉक, जो हमारे फंगस वगैरह मिल्ड्यू वगैरह जो है हमारे कपड़े को डैमेज कर देती हैं, ठीक है, उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, अपना जो फैब्रिक है उसको किससे दूर रखना है, उसको आपको जो नमी वाला इन्वायरमेंट है उससे दूर रखना है, मतलब सूखे इन्वायरमेंट में आपको अपने कपड़े को रखने हैं, ठीक है। पर्सपिरेशन मतलब आपको स्वेटिंग, पसीना, इससे आपका कपड़े पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्टेड बाय पर्सपिरेशन डाई कैन बी फेड, ठीक है। तो अगर आपका स्वेटिंग है तो स्वेटिंग के चलते आपके कपड़ों में डाई जो लगी हुई है वो क्या हो सकती है, फेड हो सकती है। फाइबर पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कलर उड़ सकता है आपके फैब्रिक का, ठीक है। फिर है इफेक्ट ऑफ मोथ्स, ठीक है। मोथ्स एंड बैटल जो आपके घर में देखा होगा, सिल्वर फिश वगैरह देखने को मिलती है, वो इसको डैमेज कर सकती हैं और वो कॉटन को खा जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें सेलुलोज क्या होता है, पसंद होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है फिनिशेज अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए इसमें हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी हैं, बस नाम रखे हैं। तो सारे फिनिशेज हमें डिटेल में पढ़नी है कि किस फिनिशिंग के अंदर कौन सा प्रोसेस जो है वो होता है। तो हम देखेंगे हमारा कॉटन में हम कौन कौन सी फिनिशेज जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिनिशिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे कपड़े में की क्वालिटी को और भी बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका वो कपड़े की क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे अगले फिनिशिंग वाले चैप्टर में। तो अभी हमें सिर्फ नाम देखने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कॉटन में हमारा जो प्रिपरेटरी फिनिशेज है, मतलब कॉटन से हम फैब्रिक बना रहे हैं, ठीक है, तब हम कौन कौन से फिनिशेज को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम कौन सा फिनिश यूज़ करते हैं, एक तो स्कॉरिंग यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग यूज़ करते हैं और सिंजिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे नाम है, अभी इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अभी आप सिर्फ नाम पढ़ लो, फिनिशिंग वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रूटीन फिनिशिंग में हम क्या करते हैं, कैलेंडरिंग और टेंटरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, रूटीन फिनिशिंग में। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस फिनिशेज हैं कि अगर हमें अपनी कपड़े में और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इंक्लूड करनी है तो हम ये वाली फिनिशेज को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सैनफ्राइजेशन है आपका, सैनफ्लोराइजेशन है आपकी, ये क्या करती है, ये आपके कपड़े में श्रिंकेज को कम करती है। प्री श्रिंकेज फिनिशेज हम बोलते हैं, ताकि हमारा जो कॉटन है उसमें जो सिकुड़न वाली प्रॉब्लम है, जिसके चलते हमें प्रेस करनी पड़ती है बार बार, तो हमें वो बार बार प्रेस ना करनी पड़े, हम उसमें क्या लगा सकें, हम उसमें सैनफ्लोराइजेशन वाली जो फिनिशेज है वो दे सकें, ठीक है। मर्सराइजेशन में क्या होता है, मर्सराइजेशन में स्ट्रेंथ, लस्टर, एब्जॉर्बेंसी और डाई की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम कौन सी देते हैं, मर्सराइजेशन हम देते हैं। वॉश एंड वेयर में हम फॉर नो आयरन, ताकि हमें प्रेस ना करनी पड़े, धोई और सीधे हमने पहन ली, तो उसके लिए हम कौन सी फिनिशिंग देंगे, उसमें हम देंगे वॉश एंड वेयर फिनिश, ठीक है। रिंकल रेसिस्टेंस है आपका, रिंकल रेसिस्टेंस आपकी क्या होती है, जिसमें आपका फ्री फ्रॉम रिंकल्स फॉर रिटेंशन ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, वो ये है कि बार बार रिंकल्स ना पड़े, उसके लिए हम रिंकल रेजिस्टेंस देंगे। वाटर रिपिलेंसी देंगे, वाटर रिपिलेंसी हम कब देते हैं, रेजिस्टेंट टू वाटर एंड रेन, ताकि क्योंकि हमारा वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक फाइबर है हमारा कॉटन, उसमें वाटर अच्छे से अंदर चले जाता है। तो अगर हमें उसका ऐसा कोई फैब्रिक बनाना है जिससे वाटर अंदर एंटर ना करे, तो हम क्या करेंगे, उसमें आप उसके लिए वाटर एंड रेन वाली फिनिशिंग, यानी कि वाटर रिपिलेंसी वाली फिनिशिंग दे सकते हो। स्टिफनिंग में आपको पता ही है, जो हम रिवाइव या कलफ वगैरह लगाते हैं, क्योंकि कॉटन में पहले क्या होता था, पहले हर बार जितने बार आप कॉटन वॉश करोगे उतने बार आपको उसमें रिवाइव या कलफ जो है वो लगाने पड़ते थे। तो क्यों, क्योंकि वो कॉटन जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाता था, तो पहन के अच्छा नहीं लगता था, तो उसे स्टिफनिंग देने के लिए हम क्या करते थे, ये वाली फिनिशिंग को यूज़ करते थे। तो ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है
श्रीनिराइजेशन है हमारी, ये क्या है आपका, इसमें ये हमारा लस्टर के लिए, चमक बढ़ाने के लिए, ठीक है। सरफेस में हम स्टार्च लगा देते हैं जिससे हमारी कपड़ों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो बहुत सी फिनिशिंग ऐसी भी हैं, जब आप कपड़े को अपने कॉटन का सूट लेके आते हो तो आप देखते हो कि वो एक अलग ही तरीके का लुक होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे वॉश करके निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि वॉश करके निकालोगे तभी उसको स्टिचिंग करोगे तो सही फिटिंग आएगी, ठीक है। लेकिन उसको आप कॉटन का अगर सूट लेके आओगे तो बहुत ही स्टिफनिंग आपको दिखाई देगी, शाइनिंग उसमें दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाली फिनिशिंग जो है पहले से ही दी जाती है, ठीक है। पर्चमेटाइजेशन है आपका, इसमें टू इम्पार्ट ट्रांसपेरेंसी एंड परमानेंट स्टिफनिंग, ठीक है। इसमें हम ट्रांसपेरेंसी इम्पार्ट कर सकते हैं और परमानेंट स्टिफनिंग हम दे सकते हैं, ठीक है। ये सब हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं सारी प्रोसेस के बारे में, ठीक है। इसके बाद है मेरिट्स ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर के फ़ायदे क्या क्या हैं भाई? कॉटन फाइबर का एक फ़ायदा तो है कैन बी बॉयल इन अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसको हाई टेम्परेचर में हम बॉयल कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको हॉस्पिटल वेयर बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको हम बार बार स्टेरिलाइज यानी कि सैनिटाइज हम इसे बॉयल कर करके कर सकते हैं। इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे कपड़े में है तो हम उसे खूब टेम्परेचर में बॉयल कर दें और वो ख़त्म हो जाए, ताकि वो उस फैब्रिक को हम किस में यूज़ कर सकें, सर्जरी वगैरह के फैब्रिक्स वगैरह में यूज़ कर सकें, ठीक है। किंग ऑफ फाइबर है ये, ठीक है। हाई वर्सेटाइल फाइबर है, बहुत हर जगह आपको मिल जाएगा, बहुत कम रेट पे भी मिल जाता है, ठीक है। कैन बी वेरी लाइट टू हैवी वेट, ठीक है। बहुत हल्के वेट से लेकर के हैवी वेट तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैन बी ब्लेंडेड विद अदर फाइबर, और इसको ना बहुत सारे फाइबर्स के साथ मिक्स करके भी हम इसका मिक्स फैब्रिक भी बना सकते हैं। कंफर्टेबल फॉर ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो गर्म क्लाइमेट है उसके हिसाब से बहुत अच्छा फाइबर है, ठीक है। कूलनेस देता है, एब्जॉर्ब स्वेट ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। क्यों? ये जो आपका जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्योंकि इसके अंदर होल होता है, जब आप देखोगे ल्यूमन होता है तो ल्यूमन क्या करता है, वो एब्जॉर्ब जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एवरग्रीन फैब्रिक है ये, सूटेबल फॉर ऑल फैशन, हर तरह के फैशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका गुड हीट कंडक्टिविटी है, तो समर्स के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि बॉडी की जितनी भी हीट होती है उसे बाहर निकाल देता है, ठीक है। ड्यूरेबल फाइबर है, आप काफ़ी टाइम तक टिकाऊ फाइबर है, काफ़ी समय तक चल जाता है। निटेड कॉटन फ्रॉम द बेस्ट मटेरियल फ्रॉम होजरी, ठीक है। इससे ना बहुत सारे अलग तरीके के निटेड फैब्रिक जो है, बुनाई वाले फैब्रिक जो है आप बना सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फैब्रिक है ये, कॉटन वाला बेस्ट कॉटन है। आपको भी पता ही है, आप जब जाते हो तो मार्केट में क्या मांगते हो, कॉटन मांगते हैं, ठीक है। अभी इसका ना आगे जा करके हमें फाइबर से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस पढ़नी है। उसके बाद हमें इसमें जो हमने अभी आज वो पढ़ी है फिनिशेज, इनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स के पार्ट हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं कि हमारा जो फर्स्ट रैंक किसकी है कॉटन प्रोडक्शन में, चाइना की है। सेकंड रैंक इंडिया की है। थर्ड रैंक हमारी ब्राज़ील की है। फोर्थ रैंक हमारी यूनाइटेड स्टेट की है। इंडिया में अगर हम देखें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन बनाया जाता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में, फिर राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान जो है वो हमारा चौथे नंबर में है कॉटन प्रोडक्शन में, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक था ये कॉटन वाला हमारा कंप्लीट हो गया है कल की वीडियो में और आज की वीडियो में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्लैक्स पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।